हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने बिहार स्टेट के लिए हेड टीचर की वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है या फ्यूचर में आप हेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5th ए है। इसमें हम सिर्फ 75 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन से ही सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में क्या है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, पूर्णिया। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया जिले में किया जाता है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है, जो जूट उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। पूर्णिया जिले के पूर्वी भाग में नदियों और प्राकृतिक स्रोतों से बने कभी न सूखने वाले दलदलीय क्षेत्र मिलते हैं। ये क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु त्रिवेणी नहर का निर्माण कार्य 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी सही होगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में गुप्त संस्था थी। इसका मुख्य कार्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन करना या अनुसरण करना था। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे। मजरूल हक कांग्रेस कमेटी के वर्ष 1906 में उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने मातृभूमि पत्रिका निकाली थी। किसने मातृभूमि पत्रिका निकाली थी? मजरूल हक, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? 1774 ईस्वी में, 1774 में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हेतु लेटर्स ऑफ पेटेंट 26 मार्च 1774 को जारी किया गया था। इसकी स्थापना एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में पूर्ण शक्ति और स्वायत्तता के साथ की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था ऑस्टिन के द्वारा। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859, 1790 to 1859 इंग्लैंड के एक विधिवेता थे। इनके द्वारा प्रभुसत्ता का एकात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय में एक परम शक्ति पाई जाती है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से निश्चित होती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? यहाँ आपको बताना है मेकांग नदी कहाँ से नहीं बहती है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मलेशिया। एशिया महादेश की विशाल नदी मेकांग मध्य तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम में प्रवाहित होते हुए
दक्षिणी सागर में मिल जाती है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मलेशिया। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? बताना है आपको। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? चार्ल्स मेसन को। चार्ल्स मेसन ने 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में हड़प्पा नामक किसी प्राचीन स्थल के विद्यमान होने का सबसे पहले उल्लेख किया। चार्ल्स मेसन के ये विवरण बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब की कई बार की गई यात्राओं के दौरान वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थे। वहाँ के लोगों ने मैसन को एक प्राचीन शहर के बारे में बताया था जो 25 मील में विस्तृत था। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बाद में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, वर्ष 1856 में हड़प्पा की यात्रा किए। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप में एक प्रस्तावना, 22 अध्यायों में शामिल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट शामिल है। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कितने? एक वर्तमान स्वरूप में एक प्रस्तावना है, 22 अध्यायों में शामिल 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट शामिल हैं। फ्लैश बल्बों का तार इनका बना होता है। किसका बना होता है? ये मैग्नीशियम का बना होता है। MgA ऑप्शन सही होगा। फ्लैश बल्ब के तार मैग्नीशियम के बने होते हैं। फ्लैश बल्बों में मैग्नीशियम फिलामेंट के साथ ऑक्सीजन गैस भरी जाती है जो कैमरा शटर के संपर्क में आने के कारण विद्युतीय प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं। फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं लैमार्क। ए ऑप्शन सही होगा। फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू पुस्तक 1809 ईस्वी में जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में लेमार्क ने स्वयं द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत का वर्णन किया है। लेमार्क ने प्रतिपादित किया है कि पर्यावरण के अनुकूल जीवों में कुछ विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये गुण उनके पूर्ववर्ती से भिन्न होते हैं जो कालांतर में विलुप्त प्राय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? बताइए। तो यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, गामा किरणों की। बंधन शक्ति विपरीत रूप से आकार से संबंधित है। अल्फा कण सबसे बड़े होने के कारण कम भेदक है। गामा किरणें सर्वाधिक विकिरण भेदी किरणें हैं। ये उच्च ऊर्जायुक्त तरंगे हैं, जबकि अणु या परमाणु के आयनीकरण में कमजोर तरंगे हैं। पोषवा फ्लोएम का दूसरा नाम है। बताइए, पोषवा फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? बास्ट। फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। यह एक जीवित संवहक उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। फ्लोएम मुख्यतः 4 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सामान्य ब्रेड यानी रोटी गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम है। क्या है? ट्रिटिकम स्टाइवम। सामान्य गेहूं ट्रिटिकम स्काइवम रोटी गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। एक एलोहेक्सोप्लॉयड, एक एलोपोलिप्लॉयड, 6 जोड़े क्रोमोसोम्स के साथ 2 जोड़े प्रत्येक 3 अलग स्पेसीज से हैं। यह मानव पोषण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। किस पर आधारित है?
यहाँ देखिए 13 का आंसर हो जाएगा बी, षटगुणी। षटगुणी होते हैं, 6 गुणों वाले होते हैं। 14 है रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंतःपरासरण पर आधारित है। रक्षक कोशिकाएं अपने चारों ओर प्रकाश संश्लेषण के कारण एटीपी उत्सर्जित करती है तथा कोशिकाओं से पोटेशियम धनात्मक आयनों को अवशोषित करती है, जिससे ये कोशिकाएं हाइपरटोनिक हो जाती हैं। अंतःपरासरण कोशिकाओं द्वारा जल अवशोषित करने के कारण रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स सूज जाती हैं और रंध्र खोल जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी के कम होने और प्रकाश संश्लेषण के कारण रंध्रीय छिद्र स्टोमेटल बंद हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। सही सेंटेंस क्या है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये सेंटेंस गलत है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। किसी वस्तु की न्यूनतम दूरी मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाले वस्तु के सुस्पष्ट प्रतिबिंब दर्शन की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हालांकि यह व्यक्ति और उसके उम्र के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। एक नवजात शिशु के लिए यह दूरी मात्र 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम होती है। फोटॉन इलेक्ट्रॉन इफेक्ट में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी गतिज ऊर्जा को प्रकाश की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की प्रक्रिया के आधार पर मापा जा सकता है। लाइट बीम की इंटेंसिटी में वृद्धि से लाइट बीम में फोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक्साइटेड होती है, लेकिन यह प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि नहीं करता। नेक्स्ट, कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जड़त्व आघूर्णन गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्णन गुणे कोणीय वेग। कोणीय वेग, यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो उस अक्ष के परितः कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णनों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्णन गुणे कोणीय वेग। नेक्स्ट, अतिचालकता का अर्थ है। क्या है अतिचालकता का अर्थ? तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा। धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। जब एक निश्चित सीमा तापक्रम में विद्युत धारा बहाई जाती है तो कुछ धाराओं का यह प्रतिरोध शून्य तक चला जाता है और धारा बहाव के समय विद्युत धारा का हास्य नहीं होता है। चूँकि यह प्रक्रिया काफ़ी कम तापक्रम सीमा में संभव है, इसलिए इसे अतिचालकता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स संचार दिशा दो तरफा यानी टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में लगातार नहीं संचार करती है। विशिष्ट रूप से एक बार एक पार्टी जब सिग्नल प्राप्त करना शुरू करता है तो इसे रिप्लाइंग के
पूर्व इसे ट्रांसमिटिंग को बंद होने पर तक ट्रांसमीटर के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण वॉकी टॉकी है जो 2 पार्टी सिस्टम पर आधारित है। विंडोज़ 98 मूल रूप से है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 98 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका निर्माण विंडोज़ 95 को हटाने के लिए 15 मई 1998 को किया गया था। यह अपने प्रीडिसेसर की तरफ एक 16 बीट बटे 32 बीट का MS-DOS बेस्ड बूट स्टेज के साथ एक हाइब्रिड मोनोलिथिक प्रोडक्ट है। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है। बताइए, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एस्पिरिन। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण एस्पिरिन है। कंपाउंड एनाल्जेसिक दर्द निवारक 2 भिन्न दवाओं को एक साथ मिलाकर एक टैबलेट के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार की दवाएं जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कोडीन या डिहाइड्रोक्लोराइड को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? बताइए। तो यह है नरसिंघम समिति। भारत सरकार ने बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली की विद्यमान संरचना तथा उसके अवयवों के आलोचनात्मक विवेचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर M. नरसिंघम की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का अगस्त 1991 में गठन किया था। 23 अप्रैल 1998 ईस्वी को इस समिति ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिया। वाष्पशील सुगंध तेलों में यह समाविष्ट होता है। टर्पिनोइड शामिल होता है। वाष्पशील सुगंध तेल एक संघनित हाइड्रोफोबिक द्रव्य होता है जिसमें पौधों से प्राप्त वाष्पशील एरोमा कंपाउंड होते हैं। इसकी संरचना जटिल होती है लेकिन यह मुख्यतः टर्पिन्स या टर्पियाड्स होते हैं। वाष्पशील सुगंध तेल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक मोनोटर्पिन्स है। सुगंध युक्त तेल को वाष्पशील तेल भी कहा जाता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है। इस्पात में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 0.5 से 1.5। स्टील, आयरन और कार्बन का एक मिश्र धातु है जिसमें इसके वजन का 2.1% तक अंश हो सकता है। स्टील को इसमें निहित कार्बन की मात्रा के अनुसार माइल्ड, मीडियम या हाई कार्बन स्टील के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यह कभी भी 1.5% से अधिक नहीं होता। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशतता 0.45% से 1.50% तक होती है। CPI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। CPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस इंडेक्स। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स से इसका मतलब है प्रदूषण सूचक को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्राचलों जैसे प्रदूषण की सान्द्रता, मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव और एक्सपोजर के लेवल से वायु, जल और भूमि के संदर्भ में लिया जाता है। भारत में हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती? हिम चीता आबादी नहीं पाई जाती है तो यह है पश्चिमी घाट में। और कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है।
तो यहाँ भारत में हिम चीता हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके भौगोलिक वितरण में पश्चिमी हिमालय का एक बड़ा भाग सम्मिलित है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख का कुछ भाग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। हिम चीता नेपाल, भूटान और चीन के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इंडेक्स के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ है जल वाष्प, डी ऑप्शन सही होगा। ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक गैस है, जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जल वाष्प सबसे अधिक 36% से 70% तक गैसों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो राष्ट्रीय अवकाश 3 होते हैं। एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, 25 दिसंबर कोई हमारा नेशनल हॉलीडे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? तो सूर्य की किरणें पश्चिम साइड यानी गुजरात से विदा होती है। उद्योग में देखिए, चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, अतः यह सर्वप्रथम सूर्य की किरणें प्राप्त करता है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है, अतः सूर्य की किरणें भारत में यहीं से विदा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? यूरिया उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। उद्योग में उपयोग के लिए यूरिया का उत्पादन संश्लेषित अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 मुख्य साम्य प्रक्रियाओं पर आधारित है। पहला है अमोनियम कार्बोनेट को बनाने के लिए द्रव्य अमोनिया को गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तीव्र एक्सोथर्मिक प्रक्रिया, और दूसरा है यूरिया कन्वर्सन, यूरिया और जल में अमोनिया कार्बोनेट का मंद इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। नेक्स्ट, ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर उस माँ को कहा जाता है जो वैसे दंपति के स्थान पर बच्चे को अपने गर्भ में पालने का कार्य करती है जो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। यह कार्य या तो पुरुष के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा या महिला से प्राप्त भ्रूण के प्रत्यारोपण द्वारा किया जाता है। शिशु को जन्म देने के बाद सरोगेट मदर उसे अर्पित कर देती है, जिसने उसे इस कार्य के लिए किराए पर लिया है। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार हो। तो यहाँ पूर्ण बेलोच। लगान से तात्पर्य राजस्व है, जो भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन की निश्चित पूर्ति करने के बदले में प्राप्त की जाती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ति पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है। पूर्ति के पूर्णतया अप्रत्यास्थ होने के कारण पूर्ति की मात्रा आय पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि संसाधन स्वयं आय उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा, पूर्ण बेलोच। नेक्स्ट,
उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं? यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा, आर्थिक कार्यक्रम। खाड़ी युद्ध और भुगतान की समस्या से निपटने के लिए भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। नई आर्थिक नीति की 3 मुख्य विशेषताएं थी: निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? बताइए। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय जाता है फर्मी को। बी ऑप्शन सही रहेगा। एनरिको फर्मी एक इटालियन भौतिकविद थे। ये शिकागो पाइल 1 प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, क्वांटम सिद्धांत का विकास, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स तथा स्टैटिक्स मैकेनिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये सांची से आते हैं। सांची सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है जो अभी भी अस्तित्व में है। सांची स्थल के पास अनेक बौद्ध स्मारक, 51 स्तंभ, भवन, मंदिर और मठ निर्मित हैं। इनमें से अधिकांश दूसरी और पहली सदी ईसा पूर्व की है। 12वीं शताब्दी तक यह भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम है, तो ये है काबुलीवाला। हम लोग बचपन में भी बहुत पढ़े हैं काबुलीवाला। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काबुलीवाला एक लघु कहानी है। यह काबुल के एक अप्रवासी व्यापारी की कथा है जो कोलकाता में एक छोटी लड़की के साथ मित्रता करता है। यह गहरी मानवीय रिश्तों की समझ तथा विश्व के एक गूढ़ वास्तविक सोच पर आधारित कहानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है तो ये बताना है। यहाँ पे PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जो जनहित की रक्षा के लिए एक वाद है। भारतीय कानून में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जनता को प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका के साथ जोड़ने का एक हथियार है। एक PIL को न्यायालय में ला सकता है या इसे अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा। PIL पब्लिक ये नहीं है, तो यहाँ नहीं वाला ऑप्शन टिक करना था। PIL का पूर्ण रूप क्या होता? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये पंजाब का है। भांगड़ा कई प्रकार के नृत्यों के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई है। यह नृत्य ढोल के साथ संगीत, लोकगीत और चिमटा पर आधारित है। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत छोटे दोहे होते हैं जिन्हें पंजाबी भाषा में लिखा जाता है। इसे बोली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो ए ऑप्शन सही होगा, केवल संघ संसद को। संविधान की धारा 248 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में से किसी में भी नहीं किया गया है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसी विषय को अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो ए ऑप्शन सही होगा, केवल संघ संसद को। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र, तो यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा। उपयुक्त सभी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। उपयुक्त सभी सही होगा। आधारित यानी कि बुनियादी लोकतंत्र एक ऐसे प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य राजनीतिक
प्रक्रिया में सामान्य लोगों को राजनीतिक और आर्थिक समूह के निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। ये समूह केंद्र की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थानीय स्तर पर समाज या सामान्य लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? यहाँ नहीं बताना है, तो यहाँ है विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा। ठीक, भारतीय संसद द्वारा 1973 ईस्वी में पारित विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम FERA एक सख्त नियम है जिसे विदेशी विनिमय तथा प्रतिभूतियों और लेन देनों पर लागू किया गया था, जिसका प्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय और मुद्रा के आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह निवारक नजरबंदी अधिनियम नहीं था। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ है, क्या अर्थ है? पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, कौन थे? अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगस्त्यम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को था। उसी उपलक्ष्य पर देशवासियों को संबोधित करते हुए उपरोक्त वाक्य जो है वो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त किए थे। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? बताइए। बुल्स आई, तो ये है शूटिंग में। बुल्स आई अर्थात एक गोल वस्तु का केंद्र बिंदु जहां निशाना लगाते हैं, अमेरिका और कनाडा का शूटिंग स्पोर्ट्स है, जिसमें प्रतियोगी एक निश्चित दूरी और समय में कागज की बनी वस्तु पर निशाना लगाते हैं। इसका उद्देश्य बिल्कुल सही और सटीक निशाना लगाना है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये ए ऑप्शन सही रहेगा, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में किया गया था, जबकि इसका पतन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? बताइए। तो अल्जीरिया, लीबिया है। अल्जीरिया और लीबिया, यहाँ बी ऑप्शन सही रहेगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में अल्जीरिया में 57.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान 1913 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ग्रीनलैंड रेंज की डेथ वैली में 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रमुख अनुयायी जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मुनि मसानी थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इस दल के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट,
उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? तो ये है सिद्र। चक्रवात सिद्र बांग्लादेश में अब तक का सबसे भीषण चक्रवात था। 15 नवंबर 2007 को इस भीषण प्राकृतिक आपदा में कम से कम 3,447 लोग मारे गए। इस भीषण चक्रवात को साफिर सिम्पसन पैमाने पर चक्रवात की श्रेणी 5 में रखा गया है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बताइए। एंडीज पर्वतमाला है सबसे लंबी पर्वतमाला। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। यह दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसके? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है SiO2 होता है। नेक्स्ट, जल का स्थानांतरण है, तो यहाँ ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। अपसुघटित और संसुघटित दोनों ऑप्शन सही है। पौधे में घुलनशील जैविक पदार्थ को वहन करने की प्रक्रिया स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन कहलाती है। सिम्प्लास्ट और अपोप्लास्ट को वहन करने का कार्य पौधे के ऊतकों और जैविकों द्वारा किया जाता है। पौधे के प्रस्तरपट में जल सिम्प्लास्टिक रूट के माध्यम से पहुंचता है तथा जाइलम तक जल अपोप्लास्टिक रूट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया? ऑप्शन ए सही होगा, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक रिवॉर्ट के द्वारा। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियाफेजिस की खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू रिवॉर्ट ने ग्रेट ब्रिटेन में 1915 ईस्वी में की थी। फेलिक्स डी हेरेल ने यह खोज फ्रांस में 1917 ईस्वी में की थी। डी हेरेल ने अपने आविष्कार का नामकरण बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी के रूप में किया, जिसका अर्थ है जीवाणु को संदूषित या ग्रहण करने वाला। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है, बताइए। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? 3,900 ए से 7,600 ए। बी ऑप्शन सही होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 3,900 ए से लेकर 7,600 ए के मध्य होती है। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंगे इंफ्रारेड तथा कम तरंग दैर्घ्य की तरंगे पराबैंगनी तरंगे कहलाती है। उत्तक जन जिसकी बाह्य त्वचा बनती है वह है, क्या है? त्वचा जन। ए ऑप्शन सही होगा। पौधों में 3 विभज्योतिकी परतें पाई जाती है जो आरंभिक रूप में 3 समूहों में होते हैं, जिसे उत्तक लय या उत्लयन कहते हैं। डर्मेटोजेन सबसे ऊपरी परत है। यह परत कोशिकाओं को अपनत भागों में बांटती है, जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। पेरिबेलम और पलेरोम 2 अन्य उलयन परतें हैं। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई है? बताइए। लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई है। रक्त समूह की खोज करने का श्रेय ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है, जिन्होंने 1900 में ओ, ए और बी रक्त समूहों की खोज की। ओ, ए
और बी रक्त समूहों की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस अवस्था में बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे ठोस CO2 और NH4Cl आदि। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है, कितनी है? 2 है। साम्यावस्था में, देखिए साम्यावस्था में रखने के लिए तो 2 बल चाहिए। किसी वस्तु या कण पर लगाया गया सभी बलों का परिणामी वेग जब 0 होता है तब कण संतुलित अवस्था में माना जाता है। जब किसी संतुलित वस्तु या कण पर प्रथम बल लगाया जाता है तो उस वस्तु को व्यवस्थित या संतुलित करने के लिए दूसरा बल लगाया जाता है, जो वस्तु या कण की दिशा और परिणाम या मात्रा को संतुलित करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों है। प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों होने चाहिए। सरल आवर्त गति यानी SHM लागू होने की सामान्य शर्तें इस प्रकार है। पहली, किसी वस्तु पर लगाए गए बल में लचीलापन होना चाहिए। दूसरा, वस्तु में स्थिरता शक्ति हो। और तीसरा, वस्तु में त्वरण गतिवर्धन प्रत्यक्षता अनुपातित रूप से वस्तु की विपरीत दिशा से होना चाहिए, जिससे वस्तु अपने पूर्वोत्तर स्थान पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1910 से 16 ईस्वी में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? बताइए। 7 सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र UN चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सदस्यों से संबंधित सभी क्रियाकलापों और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की धारा 1 में समाहित किया गया है, जिसके अनुसार सभी सदस्य देश इसके 7 सिद्धांतों का पालन करेंगे। इस चार्टर पर सन फ्रांसिस्को अमेरिका में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी ढंग से लागू हो गया था। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल में बिहार के अन्य सदस्य थे कुमार अजित प्रसाद सिंह, गुरु सहायलाल और बहाव अली। सरकार बनाने का पहले प्रस्ताव कृष्ण सिंह को मिला था, परंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई थी। परंतु जब उन्होंने आश्वासन दिया तो मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। बताइए किसके अंतर्गत? जल के अंतर्गत रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह जल की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह जल में अघुलनशील है, फिर भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया के फलस्वरूप आग लगने का कारण बन सकता है, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है, यू की पुत्री है, जो एक्स व एन के बीच का क्या संबंध है? बताइए। तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, पिता पुत्र की। देखिए प्रश्न के अनुसार, देखिए एक्स के पिताजी की एकमात्र बहू यू है, एक्स की पत्नी होगी तथा एक्स की पत्नी की पुत्री एक्स की भी पुत्री होगी जो कि एन है। अतः एक्स व एन के बीच पिता पुत्री का संबंध है।
एक समय अरुण और दीपक की आयु में 4:3 का अनुपात है, तो 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। इस समय दीपक की आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष राइट आंसर है। मानो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, 4x वर्ष तथा दीपक की आयु है 3x वर्ष है। तो देखिए 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितना हो जाएगा। इस तरह से आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। तो यहाँ देखिए कूट दिया हुआ है, किस तरह से है। सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लुप्त संख्या बताएं। लुप्त संख्या कौन सी है यहाँ पे, बताइए। तो यहाँ देखिए संख्या श्रृंखला का क्रम निम्नवत दिया हुआ है। इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा ए 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टाफ पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां। वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो बताइए यहाँ पे कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे। आप सॉल्व कीजिए और देखिए प्रश्न के अनुसार इसको व्यवस्थित करके सॉल्व कीजिए। ऑप्शन सी सही रहेगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाएं तो 12 मिलते हैं। वह संख्या कितनी है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 144। देखिए सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना है, 28 मीटर है। सी ऑप्शन सही होगा। अब कैसे होगा यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग, दोनों के उम्रों का योग जोड़ कितना है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। शंकर की वर्तमान उम्र होगी कितनी होगी, तो ये 24 वर्ष होगी। कैसे, आप देखिए सॉल्व कीजिए। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितने पर घूमती है, तो बताइए 155 डिग्री पर घूमती है। मध्याह्न के समय घंटे की सुई 12 पर होती है तथा 5 बजे तक यह 30 डिग्री गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच 30 डिग्री कोण बनता है, जैसे 1 2 3। परंतु 5:10 पर घंटे की सुई 5 डिग्री घूमती है, अतः कुल कोण की माप कितना होगा, 155 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है, जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है के स्थान पर 2 छात्रों को शामिल किया जाता है। दोनों छात्रों की औसत आयु क्या है, तो 10 वर्ष है। अब बताइए कैसे बना, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए वाकई ये हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए। और इसी तरह से आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।